सोचो अगर तुम्हें तुम्हारे घर से ही निकाल दिया जाए क्योंकि तुम बस एक डीमन हो और तुम जिससे प्यार करते हो उसको भी एक डीमन ही मार दे, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम जिसको भी मारोगे उसकी एबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी। ये एनीमे सच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, तो इसको मिस मत करना। इस एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि प्लीज मुझे मत मारिए, लेकिन उसके डैड उसको मार के उसके घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। जहाँ ये सब उसका भाई भी देख रहा होता है। वो अपने भाई से मदद भी मांगती है, लेकिन उसका भाई उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता और उसके डैड उस लड़की को लात मार के घर से निकाल देते हैं। घर के बाहर वाले स्टोर रूम में कैद करके रख देते हैं। उसका भाई जिसका नाम चिंता था वो ये सब सह नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपने बहन को स्टोर रूम से बाहर निकालने के लिए आधी रात को जाता है। लेकिन जब चिंता वहाँ पर जाता है तो वो देखता है उसकी बहन तो स्टोर रूम में है ही नहीं। फिर वो उसको इधर उधर हर जगह पर खोजने लगता है और घर के बाहर वो देखता है कि बारिश में वो भीग रही थी। तब चिंता उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है और बोलता है कि हमारे डैड जब तुम्हें मार रहे थे तब मुझे कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब उसकी बहन जिसका नाम सिजुमे था, बारिश की वजह से उसकी पट्टी थोड़ी सी नीचे आ गई थी और हम उसके डीमन आई को देखते हैं। तब सिजुमे बोलती है कि प्लीज भैया आप मेरी वजह से इतने तकलीफें मत उठाया कीजिए, आप डैड के पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। तब उसका भाई बोलता है नहीं हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं चिंता और सुजुमे रात के अंधेरे में एक जगह पर बैठे होते हैं। उनके पास रहने के लिए एक भी जगह नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी चिंता से कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तुम ज्यादा देर यहाँ पर बाहर नहीं रह पाओगे। चिंता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो उस आदमी के साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम चिंटा को देखते हैं जो कि जस्ट सो के उठा हुआ होता है और वो आदमी बोलता है तो तुम उठ गए, तो ये है हमारा विलेज। और उसके बाद वो आदमी पूरा चिंटा को अपना विलेज दिखाता है। वो आदमी ये भी बताता है कि ये विलेज ब्लैक स्मिथ का विलेज है जहाँ पर सब लोग कटाना बनाया करते हैं। जब वो आदमी घर आता है तब हम देखते हैं उस आदमी की बेटी जो कि उनको देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो लड़की उसके पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पर वो बोलती है कि उसका नाम सिरायुकी सान है। तब चिंता खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम चिंता है और ये मेरी बहन सुजुने है। सीरिया ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुम आज से मेरे को सीरिया बुला सकते हो क्योंकि आज से हम एक ही फैमिली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरिया के डैड बैठ के अपने तलवार को साफ कर रहे थे, जहाँ पर अभी भी चिंता को समझ नहीं आ रहा था कि वो बैठ के क्या करे। तब चिंता पूछता है तो क्या आप एक समुराई हो, लेकिन तब वो बोलते हैं कि नहीं मैं एक सेंटिनल हूँ जो कि लोगों को डीमन से बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीरिया, चिंता और साथ ही में सुजुने खेलते खेलते बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक शाम सीरिया की एक दोस्त जब अपने मॉम के पास लौट के जाती है तब चिंता पूछता है कि सीरिया आखिर तुम्हारे मॉम कहाँ पर है। तब हमें पता चलता है कि सीरिया की मॉम इस विलेज की गॉडेस हैं जिसको सब नहीं मिल सकते, बहुत ही कम जन उनसे मिल सकते हैं, जैसे कि मेरे पापा और कुछ प्रीस्ट्स। मैं उनकी बेटी हूँ लेकिन आज तक मैंने उन्हें कभी भी अच्छे से नहीं देखा। तब चिंता कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम का नाम पता है जो कि यूकोजो है और मुझे पता है उन्होंने ही हमें यहाँ पर रहने की इजाजत दी है। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चिंता भी तलवारबाजी सीखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो भी मोटोहारू जैसा एक सेंटिनल बन के अपने विलेज की रक्षा करना चाहता है। लेकिन चिंता की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ही स्लो हो रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। जहाँ पर मोटोहारू बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी प्रोग्रेस बिल्कुल सही है। तब मोटोहारू बोलता है कि तुम जरूर एक दिन एक कामयाब सेंटिनल बनोगे। साथ ही साथ सीरिया भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही, मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि चिंता तुम एक दिन एक अच्छे सेंटिनल बनोगे। इसके बाद हम बहुत सालों बाद देखते हैं जहाँ फाइनली चिंता अपने विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिनल बन चुका है और चिंता फिलहाल रक्षा कर रहा है अभी की प्रेजेंट गॉडेस जिसका नाम शिरिया यूकी है। इसके बाद चिंता सारे लोगों को बताता है कि कैसे डीमन से ह्यूमन का फॉर्म लेके यहाँ पर विलेज में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ पर बैठा हुआ चीफ बोलता है कि वो डीमन पक्का यहाँ पर गॉडेस की लिवर को खाने के लिए आया था, क्योंकि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से जो भी गॉडेस की लिवर को खाता है वो इमॉर्टल बन जाता है। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तब चीफ बोलता है कि इससे पहले भी इस तरीके के अटैक हो चुके हैं और यह अटैक इससे पहले वाले गॉडेस के ऊपर हुआ था जो कि सीरिया की माँ थी और हमारे मोटोहारू ने भी उस डीमन को मारते हुए अपनी जान गंवा दी थी। तब हमें क्यूमासा नाम के एक सेंटिनल के बारे में बताया जाता है जो कि चीफ का बेटा था। वो चिंता का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन चिंता भी पीछे नहीं हटता। दोनों की बहस हो रही होती है, लेकिन तभी गॉडेस शिरिया बोलती है कि तुम लोग एक दूसरे से माफी मांगो। कुछ देर बाद जब वहाँ से सब लोग चले जाते हैं तो शिरिया अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो चिंता से बिल्कुल
फ्रीली बात करने लगती है, लेकिन चिंता उसको ऐसे बात करने से मना करता है। लेकिन उसको अच्छे से पता है कि शीरिया को मना करने का उसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि शीरिया आखिरकार चिंता की बचपन की दोस्त है। तब चिंता भी उससे नॉर्मली बात करने लग जाता है, जहाँ पर शीरिया बोलती है कि सुजुने तुम्हारा वेट कर रही थी। हम देखते हैं कि सुजुने को यहाँ पर गॉडेस के आसपास रहने से स्ट्रिक्ट मना है, लेकिन है तो ये लोग दोस्त थे, जिस वजह से कभी कभी ये लोग मिल लिया करते हैं। हम देखते हैं कि सुजुने का हाइट अभी तक बड़ा नहीं होता है, शायद इसलिए क्योंकि वो एक डीमन है। तब यहाँ पर चिंता को लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है, जिस वजह से वो सुजुने को छुपने के लिए बोल देता है। और तभी चीफ उसके पास आ जाता है और चिंता को बाहर जाने के लिए बोलता है, ताकि वो यहाँ पर शीरिया युकी यानी कि गॉडेस से अकेले में बात कर सके। फिर हमें शीरिया, चिंता और सुजुने का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर शीरिया के माता पिता मर चुके होते हैं और शीरिया ये डिसीजन लेती है कि विलेज की नेक्स्ट गॉडेस वो बनेगी, क्योंकि उसकी मॉम इस विलेज से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जहाँ शीरिया चिंता को बोलती है, अगर मैं गॉडेस बन गई तो मैं तुमसे ज्यादा नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन तब यहाँ पर चिंता बोलता है कि अगर तुम गॉडेस बनने वाली हो तो मैं यहाँ का सबसे पावरफुल सेंटिनल बनूंगा, ताकि हम लोग मिल सके। अचानक से हमें दो डीमंस को दिखाया जाता है, जो कि पेड़ के ऊपर बैठ के सुजुने के ऊपर नजर रख रहे थे। और इसके बाद हमें चिंता को दिखाया जाता है, जिसकी आज छुट्टी थी और वो घर में बैठा होता है। चिंता और सुजुने बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर शीरिया आ जाती है और उसको देख के यहाँ पर चिंता बिल्कुल चौंक जाता है और मना करता है कि ऐसे तुम कभी भी मत आ जाया करो, क्योंकि तुम एक गॉडेस हो और तुम ऐसे अगर मेरे घर में आओगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। शीरिया बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने सारे चीफ्स की परमिशन ले ली है। और फिर वो तीनों लोग बैठ के वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते वो लोग डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर चिंता और शीरिया की आज छुट्टी है, तो वो दोनों बाहर घूमने जा सकते हैं। ये सुन के सुजुने तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सुजुने को पता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही चल के पूरा गांव को घूमते हैं, जहाँ इन दोनों को सब लोग देख रहे थे। कुछ देर बाद जाके ये दोनों एक जगह बैठते हैं, जहाँ ये लोग अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे थे। ये दोनों एक दूसरे से वादा लेते हैं कि जैसे इनके पेरेंट्स इसके गाँव को प्रोटेक्ट करते थे, वैसे ये दोनों भी अपने गाँव को प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ देर बाद शीरिया बोलती है कि चिंता मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। चिंता, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक गॉडेस हूँ तो मेरे कुछ कर्तव्य है, और हमारे विलेज के चीफ चाहते हैं कि मेरी शादी क्यूमासा से हो, क्योंकि वही हमारा विलेज का अगला चीफ होने वाला है। और चीफ चाहते हैं कि इस विलेज का अगला गॉडेस यानी कि मेरी बेटी जल्द से जल्द इस दुनिया में आए, ताकि अगर कभी भी मैं डीमंस के हाथों मारी गई तो अगली गॉडेस मेरी बेटी बनने के लिए रेडी होगी। और इसके बाद शीरिया ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे साथ इस विलेज से भाग जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तब चिंता समझाता है कि शीरिया से वो आखिरकार कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर वो ये भी बोलता है कि तुम एक गॉडेस हो और तुम्हें यहाँ से ऐसे भाग जाना शोभा नहीं देता। जहाँ मैंने भी कसम खाई है कि मैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा, जिस वजह से शीरिया अगर हम यहाँ से भाग भी जाए तो हमारे लाइफ का कोई पर्पज नहीं होगा। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये लोग अपने अपने फर्ज निभाएंगे, जिस वजह से इन दोनों को अपना प्यार दफनाना होता है। अगले दिन विलेज चीफ को पता चलता है कि विलेज में कुछ डीमंस है, जिस वजह से वो डीमंस को मारने के लिए चिंता को भेज देता है। दूसरी साइड क्यूमासा चिंता को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ता है और बोलता है कि क्या तुम हमारी शादी से खुश हो? मुझे पता है कि तुम शीरिया से प्यार करते हो। तब चिंता बोलता है कि गांव की भलाई के लिए यही सही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि चिंता अपने डीमंस को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ दो डीमंस जो सुजुने के ऊपर नजर रखे हुए थे, उनमें से एक डीमन सुजुने के पास चला जाता है, जहाँ दूसरा डीमन यहाँ पर चिंता के साथ फाइट करने लग जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर चिंता उस डीमन के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ वो डीमन चिंता के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली चिंता उस डीमन के एक हाथ को काट देता है। जहाँ डीमन को दर्द होने के जगह उसे मजा आने लगता है और वो बोलता है कि आखिर ये तलवार तुमने उठाई क्यों है? जहाँ चिंता बोलता है कि तुम जैसे बदमाश डीमंस को मारने के लिए और अपना वादा पूरा करने के लिए। दूसरी साइड जो डीमन जो यहाँ पर सुजुने के पास थी, वो समझ जाती है कि सुजुने एक ह्यूमन फॉर्म में बैठी हुई है, हालांकि वो एक डीमन है और वो ये सब बस अपने भाई के लिए कर रही है, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन ये डीमन तो बिल्कुल अयानोकोजी जैसे मैनिपुलेटर निकली। वो सुजुने को मैनिपुलेट करते हुए ये दिखाती है कि कैसे यहाँ पर चिंता एक डीमन के साथ लड़ रहा है और वो खतरे में है, और उसे बचाने के लिए यहाँ पर सुजुने को जाना पड़ेगा। पहले तो उसके साथ जाने के लिए सुजुने मना कर देती है, लेकिन इसके बाद वो डीमन उसको दिखाती है कैसे शीरिया और क्यूमासा मिलके बाद में चिंता को मिलके धोखा देने वाले हैं। और ये सुन के सुजुने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो फाइनली यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो डीमन सच में यहाँ पर चिंता के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। चिंता उठता है और उस डीमन से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर ह्यूमंस को क्यों मारते हो? डीमन जवाब देता है कि ये तो हमारी नेचर में है और हम इसको बदल नहीं सकते। और फिर से यहाँ पर डीमन और चिंता की लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ इस बार वो डीमन चिंता का एक हाथ को उसी के तलवार से काट देता है और साथ ही साथ उसके तलवार के भी 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी टाइम देखते साथ यहाँ पर चिंता उसी टूटे हुए तलवार को लेकर डीमन के दिल के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से वो डीमन यहाँ पर मारा जाता
जाता है, लेकिन मरने से पहले वो डीमन बोलता है, हम डीमन इस गांव में बस इसलिए आए थे ताकि हम यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से मिल सके। चिंता साफ साफ समझ जाता है कि आखिरकार वो किसकी बात कर रहा है, वो सुजुने की बात कर रहा है। दूसरी साइड हम क्यूमासा को देखते हैं जो कि सीरिया से ये बुलवाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस शादी से खुश है, जहाँ सीरिया भी ये समझ चुकी थी कि विलेज के लिए उसको ये सब करना ही होगा, जहाँ वो भी इस बात को मान लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो डीमन सुजुने के साथ यहाँ पर आ जाती है ताकि वो सुजुने को दिखा सके कि ये दोनों मिलके यहाँ पर चिंता को धोखा दे रहे हैं। जहाँ सुजुने वो उन दोनों को देख के यहाँ पर सीरिया से बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस टाइप की इंसान हो, मैं इतने सालों तक ह्यूमन फॉर्म में रही ताकि मैं अपने भाई और तुमको खुश देख पाऊँ, लेकिन आखिरकार इन सब का क्या मतलब हुआ। सीरिया उसको ये सब समझाने की कोशिश करती है कि ये सब वो बस अपने विलेज को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन सीरिया की बात सुनने से पहले ही वो डीमन यहाँ पर सुजुने को भड़काने लग जाती है और सुजुने के हाथ में वो एक तलवार देती है जिससे वो यहाँ पर शिराया को मारने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जिंता देखता है कि उसका हाथ खुद ब खुद ठीक हो गया, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे ही वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो देखता है कि पूरे विलेज में यहाँ पर आग लग चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजुने यहाँ पर असली डीमन फॉर्म में आ चुकी है, जहाँ वो शिराया को मारने के लिए बिल्कुल रेडी थी, लेकिन तभी यहाँ पर जिंता आ जाता है और वो शिराया को गले लगा लेता है, लेकिन अचानक से शिराया का यहाँ पर गला ही कट जाता है। जिंता अपने प्यार को ऐसे मरता हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि सामने जो डीमन है वो असल में उसकी बहन है, तब वो पूछता है कि आखिर तुमने शिराया को क्यों मारा। तब सुजुने जवाब देती है कि वो तुम्हें धोखा दे रहे थे, जिस वजह से मैंने उसे मार दिया और अब तुम बिल्कुल सेफ हो। तब जिंता को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुजुने को बोलता है, अब तुम वो सुजुने नहीं रही जो कि मेरी बहन हुआ करती थी, तुमने उन्हीं को मार दिया जिनके पास तुम बचपन में रहा करती थी, उन्होंने तुम्हें अपने घर में शरण दी थी ताकि तुम जी पाओ। और अचानक से जिंता के वही हैंड में जो कि कट गया था उसमें डीमन पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और जिंता यहाँ पर धीरे धीरे एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ वो सुजुने को मारने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से सुजुने को ऐसा लगता है कि उसके भाई ने भी अभी उसका साथ छोड़ दिया है। जैसे ही जिंता यहाँ पर उसको मारने वाला होता है तभी वो लड़की डीमन जो यहाँ पर सुजुने को लाई थी वो बीच में आ जाती है, जहाँ सुजुने को यहाँ पर बचने का मौका मिल जाता है और वो ये बोल के जाती है कि अभी मेरे भाई भी मेरे साथ में नहीं है, मैं आज से ये वादा करती हूँ कि मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगी और साथ ही जब भी तुम मेरे सामने आओगे जिंता मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। ये बोल के यहाँ पर सुजुने वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं वही लड़की डीमन को जो कि मरते हुए बोलती है कि क्योंकि सुजुने यहाँ पर फुल्ली डीमन बन चुकी है तो डीमन जाति एक तरीके से इमॉर्टल बन चुकी है। जहाँ दूसरी तरफ जिंता बहुत ज्यादा रोता है और सीरिया को पकड़ के बोलता है कि आखिर वो उससे कितना ज्यादा प्यार किया करता था और उससे माफी भी मांगता है कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। गाइज यहाँ से इस एनिमे की स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर तुम लोग यहाँ से मिस कर देते हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। इसके बाद हम जिंता को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा होता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ लेकिन मैं सारे डीमंस को मार के छोड़ूंगा और हो सके तो मैं अपनी बहन को बचाने का एक पीसफुल तरीका भी निकाल सकता हूँ और अगर ये ना हुआ तो मुझे अपनी बहन को भी मारना पड़े तो मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंता इस विलेज से बाहर निकलने वाला होता है, तभी चीफ यहाँ पर जिंता के सामने आ जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो क्योंकि ये सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन मैंने अपने बेटे को इसलिए बोला क्योंकि मेरा बेटा भी उससे प्यार करता था। अगर मैंने ये सब ना किया होता तो ये सब कभी भी नहीं होता। वो चीफ जिंता को उसका नया नाम जीनिया देता है और साथ ही उसको विलेज का सबसे स्पेशल तलवार भी दे देता है और ये भी बोलता है कि वो उसके नाम का एक श्राइन बनाना चाहता है जिससे कि सब उसको याद रखे। और इसके बाद जिंता यहाँ से चला जाता है और इसके बाद सीधा हमें 170 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक नया विलेज दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक स्टोर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वर्कर जिसका नाम जेंजी होता है, वो एम्प्लॉय यहाँ पर सबको मक्खन लगा रहा होता है ताकि वो स्टोर से कुछ चीजें खरीद सके। और उस एम्प्लॉय का जो बॉस होता है उसे इसे हमारे जिंता का काम था, यानी कि नया नाम जो कि जीनिया है। हमें पता चलता है कि उस ओनर ने यहाँ पर जीनिया को इसलिए बुलाया था ताकि वो अपने गोद लिए हुए बेटी को डीमन से बचा सके और इससे ज्यादा वो जीनिया को कुछ भी नहीं बताता। तभी यहाँ पर वो वर्कर आता है और जीनिया को बोलता है कि कुछ दिनों पहले ओनर की बेटी के पास एक डीमन आया था जो कि बोल रहा था कि वो मेरी बेटी है, यानी कि वो डीमन ओनर की बेटी को अपनी बेटी समझ रहा है और क्योंकि ओनर अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, जिस वजह से जीनिया को बुलाया गया है ताकि वो उसकी बेटी को उस डीमन से प्रोटेक्ट कर सके। और तभी ओनर की बेटी जिसका नाम नात्सु होता है वो वहाँ पर आ जाती है और उसको तो जीनिया बिल्कुल फ्रॉड लग रहा था, जिस वजह से वो अपने पापा को बोलती है कि मुझे ये अपना प्रोटेक्टर नहीं चाहिए। लेकिन उसके पापा उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझती और मना
मना कर देती है। फिर हम रात की सीन को देखते हैं जहाँ नात्सु सोने वाली होती है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं वो डीमन रात को उसके ऊपर हमला न कर दे, जिस वजह से नात्सु ने उस वर्कर को अपने रूम के बाहर बैठाया होता है सेफ्टी के लिए। और क्योंकि नात्सु को बिल्कुल भी जीनिया के ऊपर भरोसा नहीं था तो जीनिया वहाँ से चला गया था। अचानक से नात्सु को यहाँ पर डीमन की प्रेजेंस महसूस होने लगती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और बाहर वो वर्कर खड़ा होता है जिसके सामने यहाँ पर डीमन आ चुका था। जहाँ वो वर्कर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसका हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुका था और वो डीमन यहाँ पर वर्कर की तरफ हाथ बढ़ाता है और अपनी बेटी को वापस मांगता है। लेकिन तभी अचानक से जीनिया यहाँ पर आ जाता है और उस डीमन के हाथ को काट देता है। तभी नात्सु बाहर आ जाती है और वो जीनिया को देख के चौंक जाती है। जीनिया उस डीमन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो डीमन सिर्फ अपने बेटी को वापस मांगे जा रहा था, जिस वजह से जीनिया यहाँ पर उसको बीच से काट देता है। जीनिया ये भी बोलता है कि वो डीमन पूरी तरीके से नहीं मरा है, क्योंकि जब भी एक डीमन मरता है तो उसके ऊपर से एक व्हाइट स्मोक निकलता है और ये डीमन यहाँ पर मरा नहीं था, जिस वजह से ये डीमन वापस तो जरूर आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी वर्कर को जो कि जीनिया के साथ बैठा होता है और वो बोलता है कि तुम प्लीज नात्सु को प्रोटेक्ट करना। जहाँ जीनिया पूछता है कि ये नात्सु आखिरकार कहाँ से आई है, जहाँ वो वर्कर बोलता है कि मेरे ओनर के एक रिलेटिव थे जो कि मर गए थे और उनकी बेटी जो कि नात्सु है। तब मेरे ओनर ने नात्सु को अडॉप्ट कर लिया था। और अगर तुम्हें लगता है जीनिया कि नात्सु एक डीमन है तो तुम इससे बिल्कुल बेफिक्र रहो, क्योंकि अगर नात्सु एक डीमन रहती तो मेरे ओनर उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं करते। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे ओनर के वाइफ को एक डीमन ने ही मार दिया था, जिस वजह से मेरे ओनर डीमन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नात्सु और उसके पापा बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ नात्सु उसके पापा से शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टर नात्सु के लिए चुना है। नात्सु के फादर ये भी बोलते हैं कि जीनिया यहाँ का सबसे फेमस डीमन स्लेयर है। जीनिया की बैक स्टोरी हमारे लिए एक मिस्ट्री है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगले सीन में हम वर्कर और जीनिया को देखते हैं जो कि नात्सु के प्रोटेक्शन में बाहर बैठे हुए थे, जहाँ वर्कर नात्सु से माफी मांग रहा था क्योंकि कल डीमन से वो उसको बचा नहीं पाया, हालांकि वो खुद ही फ्रीज हो गया। तब नात्सु जीनिया से पूछती है कि क्या एक ह्यूमन और डीमन का बच्चा भी हो सकता है। जीनिया बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है, जहाँ पर नात्सु को लगता है कि शायद वो उसी डीमन की बच्ची है। जहाँ जीनिया बोलता है कि नहीं नात्सु, तुम उस डीमन की बच्ची नहीं हो, मेरा भी एक डीमन के साथ रिलेशन था, जिस वजह से मैं बता सकता हूँ कि तुम उस डीमन की बच्ची नहीं हो। डीमन सिर्फ ह्यूमंस और डीमन से ही पैदा नहीं होते, वो यहाँ पर डार्क इमोशंस और बुरे थॉट्स से भी पैदा हो सकते हैं। ये सब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो डीमन अचानक से वापस आ जाता है और जीनिया उसको पकड़ लेता है, जहाँ वो यहाँ पर नात्सु को पूछता है तो क्या मैं इस मॉन्स्टर को या फिर डीमन को मार दूं। जीनिया उसको इसीलिए पूछता है क्योंकि वो डीमन नात्सु के ही बैड इमोशन से बना होता है और जब तक नात्सु के बैड इमोशंस खत्म नहीं होंगे तब तक वो डीमन भी नहीं मरेगा। तब नात्सु मन ही मन में सोचती है कि ये डीमन पक्का इसी वजह से बना होगा क्योंकि मैं अपने पापा का अटेंशन पाना चाहती थी। वो मेरे खुद के पापा नहीं है, जिस वजह से मुझे लगता था कि वो मुझे प्यार नहीं करते और अटेंशन पाने के लिए ही मैंने शायद ये सब कुछ किया। असली डीमन तो शायद मैं ही हूँ। लेकिन तब वो वर्कर नात्सु को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और नात्सु भी ये सब फाइनली समझ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि ठीक है जीनिया, तुम उसको खत्म कर दो। जहाँ जीनिया उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उससे व्हाइट स्मोक भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो डीमन खुद ब खुद जिंदा हो जाता है और कहीं ना कहीं इस बात का जीनिया को भी पता होता है। ये डीमन सुजुने को खोजने के लिए आया था और ये डीमन असली में यहाँ पर जीनिया की मदर होती है, जो कि यहाँ पर सुजुने को खोजने के लिए आई होती है और उसके बाद जीनिया उसको भी थोड़े दुख के साथ खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं शॉप ओनर नात्सु और साथ ही वर्कर जीनिया का शुक्रिया अदा करते हैं और जीनिया यहाँ पर नात्सु को ये बोल के जाता है कि लाइफ एक ही बार मिलती है, जिस वजह से तुम जो भी करना चाहती हो इसी लाइफ में करके मरो। जीनिया ये सब कह के यहाँ से चला जाता है। जब नात्सु अपने पापा से पूछती है कि आखिर तुमको जीनिया के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों था, तब वो बोलते हैं कि अपने बेटे के ऊपर किसको भरोसा नहीं होगा। तब ये दोनों तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि ये असल में जीनिया के फादर हैं और हमारे जीनिया को भी इस बात का पता कहीं ना कहीं लग गया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीनिया एक छोटे से होटल में खाना खाने के लिए बैठा होता है और वहाँ के होटल मैनेजर और कुछ स्टाफ से बात कर रहे होते हैं कि दूर एक जगह में कुछ सीरियल किलिंग चल रही है, जहाँ जीनिया ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो जा रहा था तब उनको पता चलता है कि जीनिया एक डीमन स्लेयर है। तब वो मैनेजर बताता है कि जो सीरियल किलिंग्स चल रही है वैसा अफवाह है कि ये डीमंस का ही काम है। जहाँ जब जीना उधर जाने की बात करता है तब होटल मैनेजर की बेटी जीना को उधर जाने से मना करती है, लेकिन यहाँ पर जीनिया ने भी ये वादा करके रखा है अपने आप से कि वो यहाँ पर सारे डीमंस को मार के रहेगा, जिस वजह से जीनिया रात को ब्रिज के ऊपर चले जाता है ताकि वो डीमन को मार सके। लेकिन कहीं पर भी वो डीमन उसको नहीं दिखता। लेकिन अचानक से यहाँ पर किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और उसका पीछा करते हुए जीनिया भी उसके पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लड़कों की लाश पड़ी हुई है। लेकिन जीनिया को ये सब
समझ नहीं आ रहा था कि लड़की की आवाज कहाँ से आई, जहाँ अचानक से एक इनविजिबल डीमन जीनिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और एक इनविजिबल डीमन को जीनिया अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं हरा सकता, जिस वजह से वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और उसका मुंह पकड़ के उसको सीरियल किलर बोलता है, जिससे वो डीमन उसको रुकने के लिए बोलता है। जहाँ वो डीमन बोलता है कि मैं भी सीरियल किलर को ही मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तुम यहाँ पर थे, जिस वजह से मुझे लगा कि तुम ही सीरियल किलर हो और मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। लेकिन जीनिया पूछता है कि एक डीमन भला एक डीमन को क्यों मारेगा। तब वो डीमन बोलता है कि ये सब जानने के लिए तुम मेरे घर चलो। और वो डीमन यहाँ पर बोलता है कि कुछ डीमन होते हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में भी रहते हैं और वो ह्यूमंस की प्रोटेक्शन भी करते हैं। और क्योंकि एक डीमन कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, जिस वजह से जीनिया इस बात को मान लेता है। और इस डीमन का नाम मोसुकी था, जो कि एक सुपीरियर डीमन था, क्योंकि उसकी एबिलिटी एक बहुत ही रेयर एबिलिटी थी। मोसुकी ये भी बोलता है कि सारे सुपीरियर डीमन स्ट्रांग हुआ करते हैं, लेकिन मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। और बोलता है कि जो डीमन को हम खोज रहे हैं वो लड़कों को मार देता है और लड़कियों को किडनैप करके ले जाता है। और ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि उस डीमन ने मेरी वाइफ को भी किडनैप कर लिया है और उस डीमन ने मेरे वाइफ को मार भी डाला है, जिस वजह से मैं उस डीमन को मेरे हाथों ही मारना चाहता हूँ। तो प्लीज जीनिया, तुम मेरे को उस डीमन को मारने देना। लेकिन जीनिया इस बात के लिए मना कर देता है। तब वो बोलता है कि ठीक है जीनिया, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस डीमन को खोजूंगा, लेकिन आखिरी में मैं ही उसे मारूंगा। तब जीनिया इस बात के लिए राजी हो जाता है और उसके बाद वो डीमन जीनिया को पूछता है कि आखिर तुम डीमन स्लेयर क्यों बने। तब जीनिया दो रीजंस बताता है। पहला है कि पैसा कमाने के लिए और दूसरा ये है कि वो किसी स्पेशल डीमन को रोकना चाहता है। हम देखते हैं इसके बाद ये दोनों मिलके हर जगह पर उस डीमन को खोजते हैं, लेकिन कहीं भी वो उसे नहीं मिलते। अगले सीन में हम जीनिया को उसी होटल में देखते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहा होता है और जीनिया को वो खाना बहुत ही पसंद आता है, जिस वजह से वो उस खाने की तारीफ कर देता है। और वो खाना बनाया था उस होटल मैनेजर की बेटी, जिसका नाम ओफू था। अभी अचानक से होटल मैनेजर आके बोलने लगता है कि जीनिया, अगर तुम चाहो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से ओफू खुद ही मना कर देती है कि मेरे पापा के बिहेवियर के लिए मुझको माफ कर देना। कुछ देर बाद जब जीनिया बाहर टहल रहा होता है तब वो ओफू को देखता है, जो कि फ्लावर्स को देख रही थी। जीनिया ओफू के पास जाता है और उन फ्लावर्स को देखता है, जहाँ उसको सीरिया की याद आने लगती है। वो सीरिया के वो हरकतों के बारे में सोच सोच के हंस रहा होता है, जहाँ पर ओफू बोलती है कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, माना कि तुम एक डीमन स्लेयर हो जिस वजह से तुम्हें हमेशा टेंशन रहती है, लेकिन कभी कभी हंस लिया करो। फिर ओफू और जीनिया के बीच में कुछ बातें होती है और जीनिया यहाँ पर ओफू को घर छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे घर छोड़ते वक्त वो ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें कभी टाइम मिले मुझे और भी फ्लावर्स के बारे में बताना। इसके बाद हम जीनिया और मोसुके को देखते हैं, जो कि उस डीमन को खोजने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग एक ब्रिज में थे। तभी पीछे से एक लड़की आने लगती है और तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा डीमन जीनिया के ऊपर हमला कर देता है, जिसको जीनिया रोक लेता है। लेकिन तभी वो डीमन अचानक से हट के उस लड़की के ऊपर हमला करने लगता है। तभी मोसुके यहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो डीमन अब यहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर मोसुके अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी का यूज करके उसके पीछे चला जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जीनिया ने जिस लड़की को बचाया था वो कोई और नहीं नात्सु थी, जो कि यहाँ पर 3 साल बाद जीनिया से मिल रही थी। जीनिया पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तब नात्सु बोलती है कि मैं अपनी पापा की शॉप में मदद कर रही थी, तभी इस डीमन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं अकेले नहीं, यहाँ पर मेरे साथ जेनजी भी है। वो तो अच्छा हुआ कि जीनिया तुम यहाँ पर थे। तभी जेनजी यहाँ पर आ जाता है और वो जीनिया को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ पर जीनिया को देख के बोलता है कि अगर तुम एक डीमन को खोज रहे हो तो वो डीमन शायद ये पास वाले टेम्पल में हो सकता है, क्योंकि उस टेम्पल से हर रात एक लड़की की मरने की आवाज आती है। दूसरी तरफ हमें मोसुके को दिखाया जाता है, जो कि उस डीमन का पीछा करते करते उसी टेम्पल में चला गया था, जहाँ उस डीमन को देख के उसको अपनी वाइफ की याद आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डीमन बैठ के यहाँ पर एक लड़की को खा रहा होता है। तभी मोसुके अपनी इनविजिबिलिटी पावर का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही उस डीमन को ये अटैक सेंस हो जाता है, जिस वजह से वो डीमन यहाँ पर मोसुके के ऊपर हमला कर देता है और मोसुके यहाँ पर बहुत ही गंदी तरीके से इंजोर्ड हो जाता है। मोसुके भी रो रहा होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ का बदला नहीं ले पाया, उससे पहले ही वो मर जाएगा। लेकिन तभी जीनिया टेम्पल में आ जाता है और मोसुके भी जीनिया को देख लेता है और मोसुके यहाँ पर जीनिया से ये वादा लेता है कि तुम मेरे बदले उस डीमन को मार दोगे, जहाँ जीनिया उसको वादा करता है, लेकिन उसका पावर भी उससे मांग लेता है। हमें पता चलता है कि जीनिया के अंदर वो पावर्स है जो पावर्स उसने सबसे पहले डीमन से लड़के ली थी, और वो पावर चाहे तो किसी भी डीमन की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, जिस वजह से मोसुके के मरने से पहले वो अपने इनविजिबिलिटी पावर जीनिया को दे देता है। दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं जो कि एक और लड़की को लाके खाने लगता है। हमें पता चलता है कि वो डीमन यहाँ पर ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस से
लौट सके और लड़कियों को मार के खाने के बाद वो ये सब शायद से कर सकता है, जिस वजह से वो यहाँ पर सारे लड़कियों को मार के खा रहा है। अभी अचानक से यहाँ पर जीनिया जाता है और उसका एक हाथ को काट देता है। वो डीमन उसको देख लेता है, जहाँ पर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीनिया यहाँ पर उससे बच जाता है और इसके बाद जीनिया उस डीमन के सिर को ही उड़ा देता है। मरने से पहले जब जीनिया उस डीमन को उसके सबको मारने का रीजन पूछता है तब वो डीमन रो रहा था और जीनिया को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीनिया कुछ भी नहीं समझ पाता। असल में ये डीमन और कोई नहीं मोसुके की वाइफ होती है, जहाँ कुछ लोगों ने उसको मिल के मार दिया था और उसके बाद वो एक डीमन में कन्वर्ट हो गई थी और वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मोसुके के पास जाना चाहती थी, जिस वजह से उसने सबकी जान ली। दूसरी तरफ हम जीनिया को देखते हैं जो कि मोसुके की वाइफ की यादों में उसके कातिलों को देख चुका था। दूसरी तरफ हम उन्हीं दो कातिलों को देखते हैं जो कि एक और दूसरी लड़की का फायदा उठाने की बात कर रहे थे, लेकिन तभी जीनिया वहाँ पर पहुँच जाता है और एक ही वार से उन दोनों का सिर काट देता है, जिस वजह से मोसुके का भी बदला यहाँ पर पूरा हो जाता है और अब जीनिया अपने मकसद को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ने लगता है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बॉल को पकड़ के कुछ मंत्र बोल रही होती है। तभी हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही टेंशन में इधर उधर घूम रहा था और उसका नाम नाव था। उसी सुबह वो पर्सन उसी होटल में गया होता है जहाँ पर जीनिया हर रोज खाने के लिए जाता था, जहाँ होटल मैनेजर उससे पूछता है कि आखिर तुम इधर टेंशन में क्यों लग रहे हो। तब नाव बोलता है कि मैं अपने बड़े भाई को खोज रहा हूँ और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि मेरा बड़ा भाई किसी को भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर जीनिया की एंट्री हो जाती है और क्योंकि ओफू और जीनिया एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे तो ओफू के कहने पर जीनिया उसकी बात सुनता है, जहाँ जीनिया बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम डीमन से रिलेटेड नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जो सुन के नाव बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जहाँ उसके जाने के बाद ओफू और होटल मैनेजर कहते हैं कि नाव एक ऐसा बंदा है जिसका बड़ा भाई है, लेकिन कोई भी उसके बड़े भाई को याद नहीं कर पा रहा। तो जीनिया प्लीज तुम नाव की हेल्प कर दो ताकि वो अपने बड़े भाई को खोज सके। जहाँ जीनिया को रिक्वेस्ट करने के कारण वो भी मान जाता है कि वो नाव की हेल्प कर देगा। अगले सीन में हमें जीनिया को दिखाया जाता है जो कि नात्सु के साथ बैठा होता है और जीनिया नात्सु को पूछता है कि आखिर तुम शादी कब करने वाली हो। तब नात्सु बोलती है कि मैं अपने फादर के बिजनेस में हेल्प कर रही हूँ, जिस वजह से मैं कोई मर्चेंट से ही शादी करूंगी। जहाँ नात्सु जीनिया से पूछती है कि आखिर तुम कब शादी करोगे, जहाँ जीनिया बोलता है कि मैं कोई शादी वगैरह नहीं करने वाला क्योंकि मैं सिग्मा हूँ। जोक से साइड जीनिया अभी भी उसकी यादों को नहीं भूल पाया गाइस। दूसरी साइड हमें नाव को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने बड़े भाई को खोज रहा होता है, जहाँ उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है और नाव को बोलती है कि तुम अभी बड़े हो चुके हो, जिस वजह से तुम्हें अपने ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। जहाँ नाव बोलता है कि मैं बस एक बार अपने बड़े भाई को खोज लूं, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाऊंगा। नाव जब आगे जाता है तो वहाँ पर उसे जीनिया भी मिलता है। जब उसको पता चलता है कि जीनिया उसकी मदद करने के लिए तैयार है तो नाव बहुत खुश हो जाता है। तब जीनिया बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ाना मत, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है तुम्हें अपने बड़ा भाई ना मिले। जहाँ जीनिया और नाव अभी नाव के घर में बैठे होते हैं, जहाँ पर नाव उसके तलवार के बारे में उसे कुछ सवाल पूछता है। नाव को तलवारों के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिस वजह से वो जान जाता है कि जीनिया के पास जो तलवार है वो असल में ब्लैक स्मिथ विलेज से बिलोंग करती है। जब नाव उसको तलवार अच्छे से दिखाने बोलता है तो जीनिया बोलता है कि तलवार को छोड़ो और अपने बड़े भाई के बारे में बताओ। जहाँ नाव एग्री करता है और बोलता है मेरे बड़े भाई डिसअपीयर होने से पहले उनके पास से फ्लावर की स्मेल आ रही थी और उनके पूरे रूम से भी फ्लावर्स की स्मेल आ रही थी, और ये बहुत अजीब है क्योंकि मेरे बड़े भाई को फ्लावर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब जीनिया पूछता है कि आखिर वो किस तरीके के फ्लावर्स थे, तब नाव बोलता है कि वो फ्लावर्स अभी भी मेरे पास है और वो फ्लावर्स नाव के घर में रखे होते हैं, जिस वजह से जीनिया भी नाव के घर में जाता है। अगले सीन में हम जीनिया को उसी होटल में देखते हैं जहाँ होटल मैनेजर उसको एक चीज देते हुए बोलता है कि ये नाव की है और ये चीज शायद तलवार में यूज होती है, लेकिन तलवार मेरी कोई भी काम की नहीं, जिस वजह से मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। नाव को सच में तलवार बहुत ज्यादा पसंद है और वो कोई भी खास तलवार देखते साथ पागल सा हो जाता है। और इसके बाद जीनिया फ्लावर्स को लेके ओफू के साथ डिस्कशन करता है, जहाँ उसे ये कंक्लूजन मिलता है कि वो फ्लावर्स असल में डैफोडिल्स थे और डैफोडिल्स का नाम सुनते साथ जीनिया बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ दूसरी सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बॉल को लेके मंत्र गा रही होती है, जहाँ कुछ बोलते बोलते वो अपने पेरेंट्स को देखती है, लेकिन फिर से जब वो अपने पेरेंट्स को देखती है तो उसके पेरेंट्स अचानक से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम जीनिया और नाव को एक घर में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर नाव उसको वही फ्लावर्स दिखा रहा होता है। तब जीनिया उस फ्लावर्स को देखता है और कुछ सोचता है। जब नाव पूछता है कि वो क्या सोच रहा है तो जीनिया बोलता है फ्लावर्स का
नाम डेफोडिल्स है और ये वहीं पर उगते हैं जहाँ पर डीमंस रहते हैं। इसका मतलब तुम्हारा बड़ा भाई जहाँ पर भी है वो एक डीमन के साथ है। इसके बाद जीनिया नाव को वो रूम दिखाने बोलता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई रहता था। जब जीनिया और नाव उस रूम में जाते हैं वहाँ पर उसी डेफोडिल्स की स्मेल आने लगती है और उस रूम में जाते साथ उस स्मेल के साथ ही वो लोग डीमन वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो जाते हैं। रिइंकार्नेट होते साथ हमें वही छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि बॉल के साथ खेल रही थी और साथ ही हमें नाव का बड़ा भाई भी दिखाया जाता है। तब हमें उस छोटी सी लड़की की बैक स्टोरी पता चलती है जहाँ बहुत समय पहले की बात है कि वो और उसकी फैमिली शांति से एक जगह पर रहा करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से पूरे विलेज में आग लग जाती है। तब वो और उसके रिलेटिव साथ ही उसके पेरेंट्स भी उस आग में जल जाते हैं और जब ये सब कुछ हो जाता है तो वो छोटी लड़की डीमन में कन्वर्ट हो जाती है। और तब जब वो डीमन बन चुकी थी तब उसको डेफोडिल्स मिलते हैं जिससे वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाती है। और क्योंकि नाव और उसकी फैमिली वहीं पर रह रही थी जहाँ पर वो छोटी लड़की पहले रहती थी, जिस वजह से नाव का बड़ा भाई गलती से इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन अब नाव के बड़े भाई को उस डीमन के लिए बुरा लग रहा होता है, जिस वजह से वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहो तो तुम मेरी बेटी के हिसाब से मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। लेकिन फिर वो लड़की डीमन बोलती है कि नहीं, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए वेट कर रही होगी और मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। लेकिन उसका बड़ा भाई ये चीज मान ही नहीं रहा होता। तभी अचानक से नाव का बड़ा भाई कहीं पर गायब हो जाता है और तभी जीनिया और नाव भी यहीं पर चले आते हैं और उस डीमन को देख के नाव उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज बता दो कि आखिर मेरा बड़ा भाई कहाँ चला गया। तब पीछे से जीनिया बोलता है कि नॉर्मल वर्ल्ड के हिसाब से डीमन वर्ल्ड में बहुत जल्दी टाइम बीतता है। और फिर नाव समझ जाता है कि क्योंकि उसका बड़ा भाई डीमन वर्ल्ड में 2 दिन से ज्यादा रुका था, जिस वजह से उसका बड़ा भाई मर चुका है। और ये सब एक्सेप्ट कर लेने के बाद ये दोनों ही अपने रियल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और ठीक उसके अगले दिन हम सबको फिर से उसी होटल में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर नाव कुछ रिसर्च करके आया होता है। और तब जीनिया नाव से माफी मांगता है कि वो उसके बड़े भाई को नहीं खोज पाया। लेकिन तब नाव बोलता है कि ऐसा नहीं है जीनिया, तुम्हारी वजह से मैं जान पाया कि आखिर मेरे बड़े भाई को क्या हुआ था और अब कम से कम मैं अपने जॉब्स में तो ध्यान लगा ही सकता हूँ। और फिर कुछ बात करने के बाद नाव वहाँ से सबसे अलविदा लेके चला जाता है। सबके जाने के बाद जीनिया शॉप ओनर से बोलता है कि मुझे पता है कि आप ही नाव के बड़े भाई हो, क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि आपने नाव को हायोमा कहा था और ये नाव का वो नाम है जो कि सिर्फ उसके क्लोज मेंबर्स या फिर फैमिली मेंबर्स को ही पता है। तब वो जीनिया को कहता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमने ठीक कहा जीनिया, मैं ही उसका बड़ा भाई हूँ। जब जीनिया पूछता है कि आखिर तुमने नाव को क्यों नहीं बताया कि तुम ही उसके बड़े भाई हो, तब वो शॉप ओनर बोलता है कि अगर मैं उसको बता देता तो वो मुझे अपने साथ ले जाता और मैं उस छोटे से डीमन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता जिसको मैंने इतने सालों से पाला है। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी फैमिली कभी भी एक डीमन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब जीनिया इसके बारे में और डिटेल में पूछता है तब उसको पता चलता है कि वो छोटी सी डीमन और कोई नहीं ओफू है और अब ओफू मेरी एक बेटी की तरह हो चुकी है। सो गाइस, आज की वीडियो हम इधर ही खत्म करते हैं। मुझे पता है कि 10 दिन बाद इतनी छोटी वीडियो आ रही है, लेकिन मैं अपने घर में नहीं था जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा कम वीडियो बना पा रहा था। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं 3 दिन के अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर से मिल जाए।